गांव के किनारे एक पुराना खंडहर सा हवेली नुमा घर था। लोग उसे भूतिया कमरा कहते थे कि उस घर के पिछले हिस्से में बना एक कमरा रात होते ही जिंदा हो उठता है। दीवारों में खरोंचे उभर आती, फर्श में ठंडी धुंध फैल जाती और भीतर से किसी के चलने की आवाजें आती। कोई भी इंसान वहां शाम के बाद कदम नहीं रखता। लेकिन 14 साल का विवान अलग ही किस्म का था। उसे भूत प्रेत की बातें सुनकर डर नहीं लगता, बल्कि जिज्ञासा पड़ती। कई बार उसने तय किया कि एक बार जाकर देखे कि आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है, पर माता पिता ने सख्त मना कर रखा था। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसके दोस्त निशांत और अरव ने उसे उकसाते हुए कहा, अगर तू सच में बहादुर है तो आज रात उस कमरे में आधा घंटा अकेले बैठकर दिखा। विवान पहले तो हंसकर टाल गया, लेकिन दोस्त लगातार चिढ़ाने लगे। कहते तो बहादुरी की बात, लेकिन डर तो तुझे भी लगता है, निशांत ने कहा। विवान की हिम्मत जवाब दे गई, ठीक है, आज रात मैं उस कमरे में जाऊंगा, तुम दोनों बाहर मेरा इंतजार करना। रात हुई, आसमान में बादल थे और हल्की हवा अजीब सी सीटी बजा रही थी। तीनों दोस्त टॉर्च लेकर पुराने घर पहुंचे। हवेली की टूटी खिड़कियां हवा में चरमराती तो लगता कि कोई फुसफुसा रहा है। दरवाजे पर जंग लगा ताला पहले से टूटा हुआ था। वे धीरे से अंदर घुसे। हवेली की बदबू और सन्नाटा उन्हें तुरंत घेर लिया। हम यही बाहर रहेंगे, आरव बोला। विवान ने सिर हिलाया और टॉर्च की रोशनी हवा में घुमाता हुआ लंबी अंधेरी दालान से होकर भूतिया कमरे की ओर बढ़ा। कमरे का दरवाजा आधा खुला था, जैसे कोई अंदर आने का निमंत्रण दे रहा हो। दरवाजे को हल्का सा धक्का देते ही वह डरावनी कराह की आवाज के साथ खुल गया। अंदर कदम रखते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। दीवारों पर जाले लटके थे और कोनों में धूल जमा थी। लेकिन एक बात अजीब थी, बीच में एक लकड़ी की कुर्सी रखी थी, बिल्कुल साफ, जैसे कोई रोज इसका इस्तेमाल करता हो। विवान ने गहरी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गया। कुछ भी नहीं है यहाँ, उसने खुद से कहा। तभी उसके मशाल की रोशनी जैसे किसी ने फूंक मारकर बुझा दी। कमरा बिल्कुल अंधेरे में डूब गया। विवान घबरा गया। उसने तुरंत टॉर्च को झटका, लेकिन वह चालू नहीं हुई। अचानक कमरे के कोने से धीमी सी खुरचने की आवाज आई, जैसे कोई नाखूनों से दीवार पर कुछ लिख रहा हो। खुर खुर खुर। विवान की रीढ़ में सिहरन दौड़ दी। कौन है? उसने कांपती आवाज में कहा। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ खुरचने की आवाज और तेज होती गई। फिर फर्श पर किसी के पैरों की आहट गूंजी। टप टप टप। वह आवाज ठीक उसके पास आकर रुकी। विवान को महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल सामने खड़ा है। उसकी सांसें अटक गई। उसने हाथ बढ़ाकर टॉर्च फिर से चालू करने की कोशिश की और तभी अचानक कमरे के बीचों बीच लाल सी चमक उभरी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धुंधली आकृति धीरे धीरे आकार ले रही है। कुछ ही सेकंड में वह आकृति साफ होने लगी। एक काला साया, जिसकी आंखें लाल कोयले की तरह चमक रही थी। उसके शरीर से धुआं उठ रहा था और उसके चेहरे पर दिखता कोई भी नक्श इंसानी नहीं था। विवान डर के मारे कुर्सी से गिर पड़ा। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। कमरा अचानक भारी लगने लगा, जैसे दीवारें सिकुड़कर उसे निगल रही थी। जा यहाँ से, वह आवाज कमरे में गूंज उठी। आवाज इंसानी नहीं थी, गहरी, फटी हुई और किसी की कराह की तरह। विवान पीछे हटता गया, पर कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। साया अब बिल्कुल उसके सामने था। उसने लंबा हाथ बढ़ाया, जैसे उसकी गर्दन पकड़ने वाला हो। भय से विवान की आंखों में आंसू आ गए। कृपया मुझे जाने दो, वह रो पड़ा। साया अचानक वहीं रुक गया। कमरे में खामोशी छा गई। फिर धीरे धीरे वह साया धुएं में बदलने लगा। उसी धुएं के बीच से एक फुसफुसाती आवाज आई, मैं भी यहाँ फंसा हूँ। पिछले 50 सालों से कोई मेरी मदद नहीं कर पाया, तुम भी नहीं कर पाओगे। और धुआं छत की ओर उठकर गायब हो गया। विवान सहमा हुआ खड़ा रह गया। अचानक दरवाजा जोर से खुला और बाहर से निशांत और आरव की आवाज आई, विवान जल्दी बाहर आ। वह भागकर कमरे से बाहर निकला। उसके दोस्त उसे देखकर दंग रह गए। विवान का चेहरा बिल्कुल सफेद था, कपड़े धूल से भरे हुए थे और आंखों में डर साफ झलक रहा था। क्या हुआ अंदर? विवान कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आवाज जैसे कहीं खो गई थी। तीनों बिना पीछे देखे हवेली से भागे।